हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। बेटा एक बार फिर से आ गए हम आपके लिए यूपी टीजीटी पीजीटी हिंदी साहित्य में हिंदी साहित्य इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर, जो कि आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। देखिए बेटा, किसी भी एग्जाम को पार करने के लिए आपको बहुत धैर्य की आवश्यकता होती है। यदि आप इस वीडियो को जल्दी जल्दी से चला के देखेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। कॉपी पेन लेके बैठिए और तसल्ली के साथ इस वीडियो को एक दो बार देखिए, पूरी ठीक से चला के, सारी एक्सप्लेनेशन ध्यान से सुन के, ताकि एक क्वेश्चन में जो दो और क्वेश्चन छुपे हैं वो भी आपको पता चल सके। ठीक है बेटा, आपकी मेहनत वेस्ट ना हो। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 1, मिश्र बंधुओं द्वारा लिखित हिंदी नवरत्न में इनमें से किस कवि को स्थान नहीं मिला है? तो बेटा देखिए, मैंने आपको बताया कि हिंदी नवरत्न में कितने कवि थे? 9 कवि थे। भक्ति काल के भी कौन से कवि थे? 2 कवि थे। कौन कौन से? सूरदास थे और तुलसीदास थे। जबकि भक्ति काल के मेन कवियों में से जायसी और कबीरदास भी आते हैं। तो चलिए देखते हैं बेटा किसको स्थान नहीं मिला है। ए सूरदास, बी गोस्वामी तुलसीदास, सी मलिक मोहम्मद जायसी और डी केशवदास। तो देखिए बेटा, हिंदी नवरत्न पुस्तक में हिंदी नवरत्न किसने लिखा था? मिश्र बंधुओं ने। किसने लिखा था बेटा ये हिंदी नवरत्न? मिश्र बंधुओं ने लिखा था बेटा, मिश्र बंधुओं ने लिखा था। और इसमें किसे स्थान नहीं दिया था? इसे स्थान नहीं दिया था मलिक मोहम्मद जायसी को। इससे पहले वाली जो हमने वीडियो बनाई है, इस क्वेश्चन को पूरा डिटेलिंग में पढ़ाया है। आप उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। सारी वीडियो एक दूसरे से कनेक्ट है बेटा, ठीक है। तो उन्होंने किसे स्थान नहीं दिया था? मलिक मोहम्मद जायसी को स्थान नहीं दिया था। आपका आंसर हो जाएगा बेटा सी। प्रश्न संख्या 2, अब ये क्या कह रहे हैं कि हिंदी साहित्य का इतिहास शीर्षक पुस्तक के लेखक हैं। 4 विकल्प है। ए रामचंद्र शुक्ल, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी देवेंद्र नाथ शर्मा और डी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो बेटा हिंदी साहित्य का इतिहास शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ए विकल्प आपका बिल्कुल सही है, आंसर हो जाएगा ए। और बेटा हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1929 में लिखा था, ठीक है। प्रश्न संख्या 3, हिंदी साहित्य के इतिहास को मनुष्य की संचित चित्तवृत्तियों से हिंदी के कौन से साहित्य इतिहासकार ने जोड़कर अपने साहित्य के इतिहास दर्शन का प्रतिपादन किया है? तो बेटा देखिए, ऐसे कौन से कवि थे, ऐसे कौन से लेखक थे जिन्होंने कहा कि जो इतिहास है वो उस जनता की चित्तवृत्तियां यानी कि मन की वृत्तियों का प्रतिबिंब होता है। 4 विकल्प है। ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी गणपति चंद्रगुप्त, सी रामस्वरूप चतुर्वेदी और डी बच्चन सिंह। तो बेटा वे थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1929 ईस्वी में एक लिखा था। क्या लिखा था? हिंदी साहित्य का इतिहास। और इन्होंने इसमें ये कोटेशन डाला था कि जो साहित्य होता है वो उस समय की, उस काल की जनता की चित्तवृत्तियों का प्रतिबिंब होता है। ठीक है बेटा, तो कौन था? विकल्प ए बिल्कुल सही है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस कृति की भूमिका के रूप में लिखा गया? ए हिंदी गोविंद रत्नमाला, बी हिंदी शब्द सागर, सी हिंदी विश्वकोश और डी हिंदी धर्मशास्त्र का इतिहास। तो बेटा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो हिंदी साहित्य का इतिहास था वो मूलतः हिंदी शब्द सागर के रूप में लिखा गया था, जो काशी नागरी प्रचारणी सभा में प्रकाशित हुआ था और जिसका संपादन श्याम सुंदर दास जी ने किया था। ठीक है, तो कौन सा था? हिंदी शब्द सागर के रूप में क्या हुआ था? हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया था। ठीक है बेटा, तो विकल्प बी आपका बिल्कुल सही है, आंसर हो जाएगा आपका बी। प्रश्न संख्या 5, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास नागरी प्रचारणी के प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस शीर्षक से लिखा गया था? तो देखिए बेटा, ए हिंदी साहित्य की भूमिका में, बी हिंदी साहित्य की परंपरा में, सी हिंदी साहित्य का अतीत में और डी हिंदी साहित्य का विकास। तो बेटा देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास जो नागरी प्रचारणी सभा में हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था, उसका शीर्षक था हिंदी साहित्य का विकास। ठीक है बेटा, डी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा डी। एक
राइटर से लेके या एक भी इतिहास से संबंधित हम कोई प्रश्न नहीं छोड़ेंगे जो आपका छूट जाए। हम कोशिश करेंगे कि हम सारे के सारे प्रश्न आपको अवेलेबल कराएं जो आपके पेपर में बेटा आने वाले हैं। और आपको ये पता ही है कि हिंदी साहित्य का इतिहास कब लिखा गया था? 1929 ईस्वी में। ठीक है, किस रूप में लिखा गया था? हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में। अब देखिए बेटा, यहाँ 3 क्वेश्चन हो जाते हैं। पहला, रामचंद्र शुक्ल ने कौन सा इतिहास लिखा था? तो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था। कब लिखा था? 1929 में लिखा था। ठीक है, ये कहा, जो हिंदी साहित्य का इतिहास था, ये कहाँ प्रकाशित हुआ था? तो नागरी प्रचारणी सभा में, नागरी प्रचारणी सभा में प्रकाशित हुआ था। किस रूप में प्रकाशित हुआ था? हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में प्रकाशित हुआ था। और इसका शीर्षक क्या था? इसका शीर्षक था हिंदी साहित्य का विकास। तो बेटा देखिए, आपके 4 से 5 क्वेश्चन एक ही प्रश्न में हो गए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 6। मैं उम्मीद करूं बेटा आप देखेंगे तो कमेंट जरूर करेंगे ताकि मुझे अगली वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिले, क्योंकि जब तक आप हमें पूरा टाइम नहीं देंगे तब तक हम आपके लिए और अच्छा कंटेंट नहीं ला पाएंगे, क्योंकि हमें भी मेहनत करने के लिए मोटिवेशन की आवश्यकता तो होती है। चलिए, इनमें से वह कौन सी रचना है जिसमें मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया? सॉरी, ये क्या करा है? इनमें से वह कौन सी रचना है जिसे मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया किंतु बाद में उसे स्वतंत्र ग्रंथ बना दिया गया? 4 विकल्प है। ए, रामकुमार वर्मा कृत हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। बी, गणपति चंद्र कृत हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। सी, रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास। और डी, शिव सिंह सेंगर कृत शिव सिंह सरोज। तो बेटा ये कह रहे हैं कि इसमें से वह कौन सी रचना है जिसे मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था? लास्ट वाला क्वेश्चन हमारा यही था, कौन सा? रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास। कब लिखा गया था? 1929 ईस्वी में। ठीक है, अब आपका एक प्रश्न तो ये हो गया बेटा, एक ये हो गया, और क्या हो गया? राम कुमार वर्मा कृत कौन सा इतिहास है? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। दूसरा प्रश्न, गणपति चंद्र कृत कौन सा इतिहास है? हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। क्वेश्चन आ सकता है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसने लिखा है? तो गणपति चंद्र गुप्त ने लिखा है। अब शिव सिंह सरोज किसका है? शिव सिंह सेंगर का। किसका है बेटा? शिव सिंह सरोज किसका है? शिव सिंह सेंगर का। तो आपके 3 से 4 प्रश्न इस प्रश्न में आ जाते हैं जिनके उत्तर भी आपको पता चल जाते हैं। ठीक है बेटा, आंसर हो जाएगा सी। चलिए, प्रश्न संख्या 7। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको है? 4 विकल्प है। ए, शिव सिंह सेंगर। बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सी, जॉर्ज ग्रियर्सन। और डी, मिश्र बंधु। तो बेटा हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसे है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल को, जो इन्होंने लिखा था हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था। कब लिखा था? 1929 ईस्वी में। अब शिव सिंह सेंगर ने क्या लिखा था? शिव सिंह सरोज। याद आ गया बेटा? जॉर्ज ग्रियर्सन ने क्या लिखा था? मॉडर्न वर्नाक्यूलर, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ, ये नहीं है, हिंदुस्तान। ये लिखा था ना उन्होंने, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है, और मिश्र बंधुओं ने क्या लिखा था? मिश्र बंधु विनोद। याद आ गया बेटा? ठीक है, तो मिश्र बंधु विनोद। ठीक है बेटा, शिव सिंह सेंगर ने क्या लिखा था? शिव सिंह सरोज लिखा था। जॉर्ज ग्रियर्सन ने द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान लिखा था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था। मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद लिखा था। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 8। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार क्या है? ए, पूर्व परंपरा। बी, युग प्रवृत्ति। सी, प्रमुख ग्रंथ। और डी, इनमें से कोई नहीं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो लिखा है अपना हिंदी साहित्य का इतिहास, उसमें कालों का जो नामकरण है वो है बेटा युग प्रवृत्ति। वो कहते हैं कि उस युग की जो भी प्रवृत्तियां होती हैं, उस युग में जो भी उस टाइम पे चल रहा होता है, जो भी लोगों की तकलीफें, दिक्कतें, अच्छाई, बुराई जो भी उस युग की होती है, उन सबका लेखा जोखा ही इतिहास होता है। ठीक है, और साहित्य का इतिहास भी उन सबका लेखा जोखा ही होता है। ठीक है, तो उस युग की प्रवृत्ति के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था। आंसर हो जाएगा आपका बी। प्रश्न संख्या 9।
इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति कौन सी है? तो बेटा चार विकल्प है। ए विधेयवादी पद्धति, बी वर्णा अनुक्रम पद्धति, सी काल अनुक्रम पद्धति और डी समाज शास्त्रीय पद्धति। तो देखिए बेटा, इतिहास लेखन की जो सबसे विकसित पद्धति है वो है विधेयवादी पद्धति, क्योंकि ये पद्धति वैज्ञानिक पद्धति है। इस पद्धति के अनुसार ये पद्धति एकदम तर्कपूर्ण पद्धति है और एक वैज्ञानिक पद्धति है। इस पद्धति के अनुसार उस समय समाज में जो सच्ची घटनाएं चल रही होती हैं, जैसे ही सामाजिक ढांचा होता है, उसी के अनुसार इतिहास लिखा जाता है। तो कौन सी पद्धति बेटा? विधेयवादी पद्धति। ए विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए। प्रश्न संख्या 10, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक निर्धारित किया? चार विकल्प है। ए 1850 से 1885, बी 1857 से 1900, सी 1868 से 1893 ईस्वी और डी 1800 से 1850। तो देखिए बेटा, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय निर्धारित किया था वो कब से कब तक किया था? 1868 से 1893 ईस्वी। चलिए इसके बारे में थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन हम पढ़ लेते हैं। देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय 1868 से 1893 ईस्वी स्वीकार किया, यानी कि विक्रम संवत 1925 से 1957। यानी कि देखो बेटा, ये 1925 से 1957 क्या है? जब आप 1868 में कितने 57 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? बताइए कितना हो जाएगा? यहाँ कितना आ जाएगा बेटा? यहाँ आ जाएगा 5, ठीक है। ये 68 है, ये 6 है, ठीक है। 5 और 6 11 और 1 12, 8 का 9 हो जाएगा और ये 1 का 1 ही रहेगा। तो ये क्या आ गया बेटा? ये आ गया 1925। ऐसे ही यदि आप इसमें 57 ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 1950। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यदि ईस्वी के हिसाब से देखें तो 1868 से 1893 ईस्वी प्रथम उत्थान का समय माना, और यदि विक्रम संवत के हिसाब से देखें तो 1925 से 1950 प्रथम उत्थान का समय माना। ऐसे ही उन्होंने द्वितीय उत्थान का समय माना 1893 ईस्वी से 1818 ईस्वी। और यदि हम संवत के हिसाब से बेटा देखते हैं तो 1950 से 1975 ईस्वी। ऐसे ही हम इसमें 57 जोड़ देंगे। यदि हम 1893 में 57 जोड़ेंगे तो 1950 हो जाएगा, और 1918 में 57 जोड़ेंगे तो 1975 हो जाएगा। ठीक है बेटा। तो यदि आपसे ईस्वी में पूछा जाए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के प्रथम उत्थान का समय क्या था ईस्वी में, और ईस्वी दे दी जाए तो क्या आप बताएंगे? आप 1868 से 1893। और कहीं द्वितीय उत्थान का समय तो 1893 से 1918 ईस्वी। यदि संवत में पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? विक्रम संवत 1925 से 1950 प्रथम उत्थान, और विक्रम संवत 1950 से 1975 दूसरा उत्थान। ठीक है बेटा, चलिए आगे देखते हैं। शुक्ल जी कहते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रभाव भाषा और साहित्य दोनों पर बहुत गहरा पड़ा। ये बेटा सच है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ही ऐसे थे जिन्होंने भाषा और साहित्य के ऊपर अपना बहुत अधिक प्रभाव छोड़ा। उन्होंने जिस प्रकार हिंदी गद्य को परिमार्जित करके उसे बहुत ही सरल, मधुर और स्वच्छ रूप दिया, उसी प्रकार हिंदी साहित्य को भी नए मार्ग पर लाकर खड़ा कर दिया। देखिए बेटा, रीति काल में गद्य नहीं था, रीति काल में केवल पद्य था और लोग ब्रजभाषा में पद्य ही लिखते आ रहे थे। उनके भाषा संस्कार की महत्वता को सब लोगों ने मुक्त कंठ से स्वीकार किया और वे वर्तमान हिंदी गद्य के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो बेटा देखिए, एक क्वेश्चन ये बन जाता है कि हिंदी गद्य का प्रवर्तक कौन माना जाता है? तो कौन माना जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये पेन मेरे से ठीक से पकड़ा नहीं जाता है, जिसकी वजह से वो शब्द इधर उधर जाते हैं। ठीक है बेटा, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 11, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की कालावधि निर्धारित की। देखिए बेटा, अभी मैंने आपको बताया था ना, यदि आपसे ईस्वी में पूछा जाता है तो ईस्वी में बताइए, और विक्रम संवत में पूछा जाता है तो विक्रम संवत में बताइए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 2 उत्थान बताए थे, प्रथम उत्थान और द्वितीय उत्थान। किसमें बताए थे? हिंदी साहित्य के इतिहास में बताए थे। तो 4 विकल्प है। ए संवत 1900 ईस्वी से 1950 विक्रम, बी संवत 1925 से 1950 विक्रम तक, सी संवत 1925 से 1975 विक्रम संवत तक, और डी संवत 1900 से 1925 विक्रम संवत तक। अब ये क्या पूछ रहे हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास, गद्य हिंदी साहित्य के इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन का प्रथम उत्थान। तो प्रथम उत्थान बेटा कब था? पहले मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, 1925 से 1950 विक्रम संवत। बी बिल्कुल सही है, आंसर हो जाएगा आपका बी। प्रश्न संख्या 12, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय कब से कब तक माना? देखिए, ए 1893 से 1918, बी 1900 ईस्वी से 1920, सी 1885 से
1918 और डी 1903 से 1920। तो बेटा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय क्या माना था? 1893 से 1918 ईस्वी। और यदि मैं इसे विक्रम संवत की बात करूं तो 1950 विक्रम संवत से 1975 विक्रम संवत। ठीक है बेटा, याद रहेगा। चलिए प्रश्न संख्या 13, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना? 4 विकल्प है। ए विक्रम संवत 1000, बी विक्रम संवत 1050, सी विक्रम संवत 1075 या विक्रम संवत 1100। तो बेटा रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आरंभ जो माना है वो माना है विक्रम संवत 1050 से। बी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर है, बी। देखिए अब इसके बारे में रामचंद्र शुक्ल के इतिहास के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आरंभ विक्रम संवत 1050 से माना। ठीक है, हिंदी साहित्य के 90 वर्ष के इतिहास को 4 भागों में बांटते हुए 900 वर्ष के इतिहास को 4 भागों में बांटते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसका नामकरण किया। देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लगभग 900 वर्ष के इतिहास को समेटा है और उसे 4 भागों में बांट दिया है, और जिसका नामकरण उन्होंने इस प्रकार किया। क्या? आदिकाल को उन्होंने कहा वीरगाथा काल, पूर्व मध्य काल को भक्ति काल, उत्तर मध्य काल को रीति काल और आधुनिक काल को गद्य काल। ठीक है, अब उन्होंने आदिकाल की, जिसे उन्होंने वीरगाथा काल कहा, कभी कभी क्वेश्चन आता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को क्या कहा? तो बेटा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को क्या कहा था? वीरगाथा काल। क्या कहा था? वीर गाथा काल। ठीक है, क्योंकि इसमें इन्होंने वीरों की प्रशंसाएं की है। बहुत सारे वीर योद्धा थे जिनके बारे में उसमें वर्णन है, जैसे चंद्रबरदाई आदि बहुत सारे थे, तो उनके बारे में, वीरों के बारे में बता रखे, इसलिए उन्होंने उस समय की लड़ाई को देख के, लोगों की वीरता को देखते हुए उस काल को वीरगाथा काल कहा। ठीक है अब देखिए वीरगाथा काल का समय क्या था? 1050 से 1375। हम डिटेलिंग वीडियो भी लाएंगे बेटा, आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। हम कोशिश करेंगे सबकी डिटेलिंग वीडियो आपको इस महीने के एंड तक प्रोवाइड करा दें। ठीक है, चलिए एक आदिकाल का समय क्या था? 1050 से 1375 विक्रम संवत तक। ठीक है, अब इन्होंने पूर्व मध्य काल को क्या कहा? भक्ति काल। भक्ति काल का समय क्या था? विक्रम संवत 1375 से 1700 विक्रम संवत तक। फिर इन्होंने उत्तर मध्य काल को क्या कहा बेटा? रीति काल। रीति काल का समय क्या था? विक्रम संवत 1700 से 1900 विक्रम संवत तक। फिर इन्होंने आदिकाल का, और आदिकाल को इन्होंने गद्य काल कहा। याद रखना, कभी कभी क्वेश्चन आता है कि इन्होंने आधुनिक काल, इन्होंने आधुनिक काल को क्या कहा? तो बेटा आधुनिक काल को इन्होंने गद्य काल कहा, और गद्य काल का समय इन्होंने 1900 विक्रम संवत से 1984 विक्रम संवत तक माना। ठीक है बेटा, अब देखिए यहाँ आपके बहुत सारे प्रश्न बन जाते हैं। पहला तो यही बन जाता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को क्या कहा? वीरगाथा काल का, और उसके समय कितने दिया? 1050 से 1375 तक। एक, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास कितने वर्षों में सिमटा हुआ है? तो बेटा 900 वर्षों में सिमटा हुआ है, जिसे उन्होंने 4 भागों में बांटा है। ठीक है, और एक है कि आधुनिक काल को उन्होंने क्या कहा? तो बेटा आधुनिक काल को उन्होंने गद्य काल कहा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 14, विक्रम संवत 1050 से 1375 की काल अवधि के लिए काल अवधि में लिखे गए हिंदी साहित्य का वीरगाथा काल के रूप में नामकरण किसने किया? देखिए अगला ही प्रश्न आ गया। ए डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने, बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, और डी डॉक्टर नगेंद्र ने। तो बेटा ये किसने किया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा? अपने साहित्य इतिहास में आदिकाल को वीरगाथा काल कहा, और उसकी समय सीमा 1050 से 1375 तक मानी। चलिए बी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आपका बी। प्रश्न संख्या 15, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? 4 विकल्प है। ए राहुल सांकृत्यायन, बी डॉक्टर नगेंद्र, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, और डी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो देखिए बेटा हिंदी साहित्य की जो भूमिका है, इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, ये मेरा यहाँ ठीक नहीं, हाँ, इसके लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी, और इन्होंने कब लिखा था? 1940 ईस्वी में। ठीक है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य की भूमिका के नाम से एक हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था, जिसकी रचना कब की थी? इन्होंने की थी 1940 ईस्वी में, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। ठीक है बेटा, इन्होंने हिंदी साहित्य के 2 इतिहास और लिखे थे, जिसका नाम था, एक था हिंदी साहित्य का आदिकाल, और दूसरा था हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। ठीक है बेटा, एक हिंदी साहित्य का आदिकाल, दूसरा हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। मैं लिख देती हूँ कौन कौन सा। हिंदी साहित्य का
आदिकाल और दूसरा हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। ठीक है बेटा, तो हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन थे? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। और इन्होंने क्या किया था? इन्होंने ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ये कब लिखा था? 1940 ईस्वी में लिखा था। और इन्होंने दो और हिंदी साहित्य के इतिहास लिखे थे, हिंदी साहित्य का आदिकाल और हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। चलिए प्रश्न संख्या 16, इसमें देखते हैं हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किसकी रचना है? चार विकल्प है बेटा। ए डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी, बी डॉक्टर श्याम सुंदर दास, सी डॉक्टर नगेंद्र और डी डॉक्टर रामविलास शर्मा। तो हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किसने लिखा है? डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी। ए विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ए। प्रश्न संख्या 17, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई? तो बेटा देखिए चार विकल्प है। ए 1867, 1867 में, 1850 में, 1885 में या 1893 में। ठीक है, अब नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी बेटा 1893 में। ठीक है, डी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। पर चलिए इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये डिटेलिंग क्वेश्चन है बेटा। काशी नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना 1893 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, में किसने की थी? श्याम सुंदर दास। उसमें तीन लोग थे बेटा, एक तो श्याम सुंदर दास थे, दूसरे पंडित राम नारायण मिश्र थे और तीसरे ठाकुर शिव कुमार सिंह जी ने की थी। नागरी प्रचारणी सभा हिंदी भाषा और साहित्य तथा देवनागरी लिपि की उन्नति एवं प्रचार प्रसार करने वाली भारत की अग्रणी संस्था है। नागरी प्रचारणी सभा क्या है? नागरी प्रचारणी सभा का उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य बेटा हिंदी भाषा और साहित्य और देवनागरी लिपि की उन्नति करना और उसका प्रचार और प्रसार करना। हिंदी साहित्य के नियमन, नियंत्रण और संचालन में इस सभा का महत्वपूर्ण स्थान है। यहीं से हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किया गया। इस शब्दकोश के संपादक श्याम सुंदर दास थे। देखिए बेटा, हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो लिखा था, हिंदी शब्द सागर, ये वही वाला, और इसके संपादक कौन थे? श्याम सुंदर दास जी थे। अब देखिए कई क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। एक क्वेश्चन तो आपका यही बन जाता है कि नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई? तो 1893 ईस्वी में नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना हुई। दूसरा, इसमें कौन कौन से व्यक्ति थे? तो श्याम सुंदर दास जी थे इसमें, एक पंडित राम नारायण मिश्र जी थे और ठाकुर शिव कुमार जी थे। ठीक है, एक तो ये बन गया। दूसरा ये बन सकता है कि हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन कहां से हुआ? तो कहां से हुआ था बेटा? काशी नागरी प्रचारणी सभा से हुआ था। काशी नागरी प्रचारणी सभा से हुआ था हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन। उसके संपादक कौन थे? श्याम सुंदर दास जी थे। ठीक है बेटा, चलिए प्रश्न संख्या 18, जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ाना पड़ता है क्योंकि आप लोग वीडियो बहुत जल्दी करके देखते हो, फिर कुछ समझ में नहीं आता, इसलिए मैं ही जल्दी पढ़ा देती हूँ ताकि आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। प्रश्न संख्या 18, नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं? चार विकल्प। ए देखिए मैंने अभी पीछे ही आपको डिटेलिंग प्रश्न पढ़ाया, फिर से आ गया। ए बाबू श्याम सुंदर दास, बी पंडित राम नारायण मिश्र, सी रामचंद्र वर्मा और डी ठाकुर शिव कुमार सिंह। तो कौन नहीं है बेटा? पंडित रामचंद्र वर्मा नहीं है। सी विकल्प आपका बिल्कुल सही है, आंसर हो जाएगा सी। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी? 1893 ईस्वी में। ठीक है, कौन कौन थे उसमें? बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित राम नारायण मिश्र और ठाकुर शिव कुमार सिंह। प्रश्न संख्या 19, काशी नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई? तो चार विकल्प है। ए 1895 ईस्वी में, बी 1893 ईस्वी में, सी 1898 ईस्वी में और डी 1890 ईस्वी में। तो काशी नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी 1893 ईस्वी में। ठीक है बेटा, बी विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका डी। प्रश्न संख्या 20, हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किस संस्था ने किया? चार विकल्प है बेटा। ए हिंदी साहित्य सम्मेलन, बी नागरिक प्रचारणी सभा, सी इंडियन प्रेस, डी राष्ट्रभाषा परिषद। तो बेटा हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किया था नागरिक प्रचारणी सभा। ठीक है, बी विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका बी। प्रश्न संख्या 21, हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास, इस इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन किया गया। ए भारतीय भाषा परिषद कलकत्ता ने, बी राष्ट्रीय भाषा प्रचार समिति वर्धा ने, सी हिंदुस्तानी अकेडमी इलाहाबाद ने और डी नागरी प्रचारणी सभा ने। तो बेटा हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास, इसका जो प्रकाशन था वो किसने किया था? नागरी प्रचारणी सभा काशी ने। डी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल पढ़ लेते हैं बेटा। देखिए काशी नागरी प्रचारणी सभा ने 1893 ईस्वी में, कब बेटा? 1893 ईस्वी में, ईस्वी की ओर से, सभा की ओर से हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास 17 खंड मतलब भागों में प्रकाशित करने की योजना बनी, किंतु इसे 16 खंडों में ही प्रकाशित किया गया। देखिए ये जो हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास है बेटा बहुत महत्वपूर्ण है
और इसे किसने, काशी नागरी प्रचारणी सभा ने, कितना 1893 ईस्वी में 17 खंडों में, कितने खंडों में बेटा, 17 खंडों में, 17 खंडों में प्रकाशित करने की योजना बनाई थी, लेकिन 16 खंडों में ही प्रकाशित करी। कितने खंडों में प्रकाशित करी बेटा, ये 16 खंडों में, इसे 16 खंडों में ही प्रकाशित करना पड़ा। ठीक है, विकल्प आपका डी, आंसर हो जाएगा आपका डी। प्रश्न संख्या 22, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 4 विकल्प है। ए विक्रम संवत 1800, बी 1800 ईस्वी, सी 1798 ईस्वी और डी 1802 ईस्वी। तो बेटा देखिए, काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी? 10 जुलाई, कब हुई थी? 1800 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी बेटा? 1800 ईस्वी में थी। विक्रम संवत 1800 मत लगाना, कब हुई थी? 1800 ईस्वी में हुई थी। देखिए, लॉर्ड वेलेजली ने जॉन गिलक्राइस्ट की अध्यक्षता में ओरिएंटल सेमिनारी की स्थापना करी थी। किसने करी थी? लॉर्ड वेलेजली ने जॉन गिलक्राइस्ट की अध्यक्षता में ओरिएंटल सेमिनारी की स्थापना करी थी। बाद में यही संस्था फोर्ट विलियम कॉलेज के रूप में परिवर्तित हो गई थी। ठीक है, तो बेटा ये क्या थी? फोर्ट विलियम कॉलेज क्या था? ये एक संस्था थी। कौन सी थी? ओरिएंटल सेमिनारी संस्था थी, लेकिन बाद में इसे फोर्ट विलियम कॉलेज के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना क्यों गई थी? क्योंकि टीपू सुल्तान पर ब्रिटेन की निर्णायक विजय की स्मृति में, किसकी विजय पर? टीपू सुल्तान पर ब्रिटेन ने विजय प्राप्त करी थी। उसकी स्मृति में, उसकी यादगारी में 10 जुलाई 1800 को इन्होंने गिलक्राइट्स और हिंदुस्तान के गिलक्राइट्स की अध्यक्षता में किसकी? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना करी। अब इसमें इन्होंने क्या करा? अध्यक्ष नियुक्त किए गए। उन्होंने कौन कौन से अध्यक्ष नियुक्त किए गए? हिंदी का शिक्षण देने के लिए इन्होंने 2 पंडित नियुक्त किए, एक तो पंडित लल्लूलाल और दूसरे सदल मिश्र। तो बेटा देखिए, क्वेश्चन बन जाता है। एक तो यही कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना तो 10 जुलाई, देखिए यहां जुलाई भी है, 10 जुलाई नहीं लिखा हुआ है क्या? 10 जुलाई 1800 ईस्वी, तो विक्रम संवत नहीं करेंगे आप। ठीक है, बी विकल्प आपका बिल्कुल सही है इसमें। ठीक है, एक तो ये बन जाता है। दूसरा, किसकी अध्यक्षता में करी? तो जॉन गिलक्राइट्स की अध्यक्षता में करी। तीसरा, कि कौन से, जब फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई तो कौन से 2 पंडितों को, भाषाविदों को वहां नियुक्त किया गया? तो किसे किसे किया गया था? लल्लूलाल और सदल मिश्र जी को। किसे बेटा? लल्लूलाल और सदल मिश्र जी को। ठीक है, प्रश्न संख्या 23, कलकत्ता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक थे? कौन थे बेटा? ए जॉन गिलक्राइट्स, बी सदल मिश्र, सी राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और डी रविंद्रनाथ टैगोर। तो देखिए बेटा, कलकत्ता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक कौन थे? जॉन गिलक्राइट्स। ए विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए। प्रश्न संख्या 24, सदल मिश्र की भाषा की विशेषता क्या है? ए पूर्वीपन, बी उर्दू की प्रमुखता, सी सहज एवं प्रवाहमयी भाषा और डी किस्सा गोसाई। तो बेटा सदल मिश्र की भाषा की जो विशेषता है वो है पूर्वीपन। उनकी भाषा में पूर्वी शब्दों का बड़ा उल्लेख होता है। ठीक है, ये विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बी। ये हमारा अंतिम प्रश्न है आपका। प्रेम सागर किसकी रचना है? 4 विकल्प है। सदल मिश्र की, बी लल्लूलाल की, सी ईशा अल्लाह खां की और डी नासिकेतोपाख्यान की। नासिकेतोपाख्यान। तो बेटा देखिए, नासिकेतोपाख्यान तो अपने आप में एक रचना है। प्रेम सागर किसकी रचना है बेटा? लल्लूलाल की। ठीक है, काशी नागरी प्रचारणी सभा में जिन्हें नियुक्त किया गया था वो कौन कौन से थे? एक तो लल्लूलाल जी थे, लल्लूलाल, और दूसरे कौन थे? सदल मिश्र। और काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी? 1800 ईस्वी, है ना? तो चलिए बेटा, हमने आपको पूरी पीपीटी पढ़ा दिया। बहुत ईमानदारी से पढ़ाएंगे। ये हम उन लोगों के लिए ज्यादा बनाते हैं जो लड़कियां गांव में रहती हैं और कहीं जा नहीं पाती हैं बेचारी पढ़ने के लिए, जिन्हें प्रॉब्लम होती है किसी संस्थान में जाके पढ़ाई करने के लिए। भी पढ़ाई छोड़े भी बहुत दिन हो गए। बाकी सभी बच्चों के लिए पीपीटी है, ऐसा नहीं है आप लोगों के लिए नहीं है, सब बच्चों के लिए वीडियो है। आराम से देखिए। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद है इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में बेटा, नमस्कार।